हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, फोर्थ यूनिट है आपकी मॉडल्स, मतलब हिंदी में बोलें तो प्रतिमान। ठीक है। अच्छा, मॉडल्स पे मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में बता रखा है कि एक सेपरेट क्वेश्चन आता ही आता है। हो भी सकता है कि इसके अंदर एक मॉडल सबसे वास्ट है, तर्क संगत वाला मॉडल, जो हर्बर्ट साइमन और थॉमस आर डाई का है। तो उस पर शॉर्ट नोट या फिर एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि उसके ऊपर डायग्राम भी है, उसके अंदर अच्छा खासा लिखा हुआ भी है और उसको एक्सप्लेन भी अच्छे से किया गया है। सो टाइम वेस्ट करे वगैरह स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है आपका परिचय। देखो, हर चीज़ के लिए परिचय लिखना तो आपका कंपलसरी है। तो भारत में लोक नीति बनाने की प्रक्रिया विश्व के किसी भी अन्य देश की तरह है, जो हाल के दिनों में अधिक जटिल और गहन हो चुकी है। ये गतिशील और निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है, जहां विभिन्न अभिकर्ता और संस्थान शामिल होते हैं। समाज और अर्थव्यवस्था में राज्य की वांछनीय भूमिका का विचार बदल रहा है और इसके साथ लोक नीति की प्रकृति भी बदल रही है। लोक नीति की प्रकृति क्या है वो मैंने आप लोगों को सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ा रखी है। ठीक है, नीति विश्लेषण की प्रकृति और लोक नीति की प्रकृति। तो उसको तो आप चाहो तो ऐड कर सकते हो उसके अंदर, अदरवाइज आप डिले कर वो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये नीतियाँ किसी भी विशिष्ट अवधि में विभिन्न नागरिक समाज समूहों के अस्तित्व और भूमिका को नियंत्रित करने वाले अभिकर्ताओं की प्रचलित मूल्य प्रणाली के बीच जटिल अंतर्क्रिया का परिणाम भी है। मतलब सीधी सी बात है कि जो पब्लिक पॉलिसी का निर्माण करता है उसके बीच में और पब्लिक पॉलिसी के बीच में, दोनों में अच्छे रिलेशन बनाने के लिए भी हेल्पफुल रहती है। लोक नीति एक रणनीतिक ढांचे की भांति है, जिसका उपयोग सरकार अपनी सार्वजनिक भूमिका निभाने के लिए करती है। पब्लिक पॉलिसीज़ हमारी एक राजनीतिक ढांचा भी माना जाता है, जिसका यूज़ गवर्नमेंट हमें अपनी उनकी सार्वजनिक भूमिका जो हमारी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं उनको पूरा करने के लिए भी हेल्प करती हैं। भारत में लोक नीतियाँ भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याओं को ध्यान में रखकर की बनाई जाती हैं। अब जैसे कि अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, तो वो हमें क्या बोलता है, वो हमें ये वाली बात बोलता है कि भाई भारत में लोक नीतियाँ अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था के मुताबिक बनाई जाती हैं। अब भारत की इकोनॉमी कितनी है, क्योंकि भारत के अंदर डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, डिफरेंट वो हैं आपकी लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं। तो उसके बिहाफ पर कैसी कैसी इकोनॉमी हमारी भारत की है, उसी के बिहाफ पर हमारी पब्लिक पॉलिसीज़ को बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, आगे ये वाली चीज़ है कि भारत में व्याप्त समस्याएं बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, निरक्षरता, कृषि उद्योग का विकास, समाज के कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण, लैंगिक न्याय, पर्यावरण स्थिरता आदि है। अधिकतर विभिन्न सरकारें इन समस्याओं के विभिन्न पहलू को ही प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। ठीक है, क्योंकि समस्या हमारी पर्यावरण से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। अब आती है लोक नीति की विशेषताएं, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लोक नीतियों को सामाजिक और आर्थिक मांगों के आधार पर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी को बनाया क्यों गया है, हम लोगों की चीज़ों की, हम लोगों के हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया है। दूसरा है लोक नीति और एक केवल निर्णय नहीं है, बल्कि निर्णयों के संयोजन के आधार पर कार्यवाही का एक बहुत अच्छा तरीका है। तीसरा है लोक नीतियाँ सदैव कार्यवाही उन्मुख होती हैं। चौथा है रणनीतिक तथा नैतिक प्रक्रियाओं का परिणाम लोक नीति में होता है। पांचवा है लोक नीतियाँ संसाधनों की उपलब्धता, वित्तीय प्रतिबद्धता, डाटा उपलब्धता, एक विशेष प्रशासनिक प्रणाली के भीतर राजनीतिक वातावरण में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी जैसे कई मापदंडों पर भी आधारित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है लोक नीतियाँ अत्यधिक गतिशील सद गतिविधि होती हैं। और उसके बाद है आपका लोक नीति विभिन्न संरचना, पर्यावरण प्रणाली और प्रतिक्रिया तंत्र से बनी होती हैं। इसमें पर्यावरण शामिल होता है, जो कि किसी भी व्यवस्था को मांग व समर्थन प्रदान करता है। एंड 8 पॉइंट है लोक नीति विभिन्न हितधारकों के बीच अच्छी तरह से समन्वय संबंधों का, मतलब कि पब्लिक पॉलिसी जो है कोऑर्डिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल मानी जाती है। अब आते हैं लोक नीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। देखो, थोडोर लोवी ने पब्लिक पॉलिसी को नियामक, वितरण और पुनर्वितरण में विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया है। लेकिन फ्रेड एम फ्रोहॉक ने लोवी के इन 4 पॉइंट्स के अंदर 2 पॉइंट्स को और ऐड करा। अब ये 4 पॉइंट्स लोवी के, सबसे पहला है वितरक नीति। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसके अंदर सरकार किसी एक पूरे देश के लिए किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए पॉलिसी बनाती है। ठीक है, जस्ट लाइक मिड डे मील है,
दूसरा एग्जाम्पल हमारा मनरेगा आ जाएगा। दूसरा है हमारा पुनर्वितरक नीतियाँ। पुनर्वितरक नीतियाँ रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ होती हैं और इनका उद्देश्य जो हमारी पुरानी पॉलिसीज़ हैं उनको पुनर्वितरक रिन्यू करना है और उन पॉलिसीज़ को रिन्यू करने के बाद उस पर देखभाल कर काम करना है और उस चीज़ को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई एक ऐसी रिन्यू पॉलिसी पता हो जो हाल ही में हो रही हो या हो चुकी हो तो वो आप मुझे कमेंट या टेलीग्राम पे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारी नियामक नीतियाँ, रेगुलेटरी पॉलिसी। इसके अंदर टेक्निक्स की हेल्प से पॉलिसीज़ पर कंट्रोल किया जाता है या फिर सभी चीज़ों पर, और पॉलिसीज़ के अंदर बेसिक हमारी व्यापार से, शिक्षा से, पर्यावरण से संबंधित होते हैं। पर्यावरण संरक्षण से कैसे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जैसे कि आज के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने पेड़ पौधे लगवाकर सब जगह साफ़ करवाकर कचरे का डब्बा हरा वाला और नीला वाला दोनों लगवाया कि गीला अलग और सूखा अलग रहेगा। ठीक है, शिक्षा से नियमित हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। वो एजुकेशन पॉलिसी से स्कूल का बच्चा, कॉलेज का बच्चा, पीजी का बच्चा, सभी बच्चों को काफ़ी हेल्प मिली है। अब नेक्स्ट है हमारा एक अन्य प्रकार की नीतियाँ, प्रक्रियात्मक या मूल नीतियाँ होती हैं। ये नीतियाँ विकास से संबंधित हैं, ना कि विशेष वर्ग के कल्याण के उद्देश्य से। सिर्फ और सिर्फ विकास से। अब देखो जैसे फर्स्ट वाली थी हमारी वितरक वाली, वो कोई एक पर्पस था, जैसे मिड डे मील का बच्चों के लिए, पूरे देश के बच्चों के लिए खाने का था, वो एक पर्पस था हमारा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ये किसी एक के पर्पस से नहीं है, ये सभी के लिए है। जैसे सड़कों का निर्माण, पार्कों का निर्माण है, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख करना है और सारी चीज़ें हैं। पूंजीकरण नीतियाँ जो हैं हमारी, इसके अंदर बेसिक उत्पादक क्षमता को देखा जाता है और नैतिक नीतियों का पर्पस सिर्फ और सिर्फ नैतिक मुद्दों को संभालना होता है। दैट्स इट, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है। अब आती है लोक नीति की मॉडल्स या प्रतिदर्श या प्रतिमान। ठीक है, लोक नीति पब्लिक पॉलिसी का सबसे पहला मॉडल है प्रोसेस मॉडल, प्रक्रिया मॉडल। बेसिक इस मॉडल के अंदर क्या रखा जाता है हमारा कि किस तरीके से, मतलब क्वेश्चन इस चीज़ पे कि इसको अलग अलग चरणों में, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया कि क्या, कब, कैसे, कहाँ, कौन, ये 5 चीज़ों पर। ठीक है, अब इसको अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला समस्या का पहचानना कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको पहचानना। दूसरा है हमारा कि कार्यसूची की स्थापना करना, एजेंडा सेटिंग। तीसरा है हमारा नीति निर्माण। चौथा है नीति वैधीकरण, फिर नीति क्रियान्वयन, फिर नीति मूल्यांकन। ठीक है, पहले तो समस्या को जाना, फिर उस समस्या के हल को निकालने के लिए पहले उस समस्या को अच्छे से लिखा, उसकी कार्यसूची बनाई, फिर उसके लिए नीति का निर्माण किया गया, फिर उसके लिए नीति के लिए लेजिटिमेशंस, वैधीकरण किए गए। ठीक है, वैधीकरण बेसिकली हमारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के अंदर आता है कि वही हमारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, देखते हैं। उसके बाद हमने नीति को इम्प्लीमेंट किया, देन इम्प्लीमेंट के बाद उसको इवेल्युएट कर दिया। दैट्स इट, यहाँ हमारा काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा संस्थागत मॉडल। इंस्टीट्यूशनल मॉडल के अंदर बेसिक क्या बात है कि सिर्फ लोक नीति बनाने के और लागू करने के लिए अलग अलग चरण जो हैं हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, सांसद है, राज्यसभा है, लोकसभा है, सभी अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, तो इस मॉडल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेन मुद्दा क्या है कि पब्लिक पॉलिसी के रूप से बाहरी दबावों और प्रभावों और परिणामों के बजाय सरकारी संस्थानों के अंदर के प्रयासों के परिणाम किए जाएं। कि जब तक इन्होंने बोला कि अंदर जो है चीज़ें ठीक नहीं होंगी तब तक बाहर भी चीज़ें ठीक होना पॉसिबल नहीं है। तो लोक नीति को हमारे थॉमस आर डाई ने क्या बोला, मतलब इस सेकंड वाले टॉपिक को, संस्थागत वाले को, कि इन्होंने कहा कि ये जो है लोक नीति के अंदर संस्थागत सरकारी संस्थान और हमारी लोक नीति आपस में संबंध बनाने का कार्य करती हैं और ये पूरा कार्य 3 विशेषताओं से होता है: वैधता, सार्वभौमिकता और बल प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तर्कसंगत मॉडल। अच्छा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था तर्कसंगत मॉडल कि इस पे सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है एंड ऑल। तो तर्कसंगत मॉडल जो है बेसिक हमारा, आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हर्बर्ट साइमन की तर्कसंगत थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग वाली।
तो ये उन्हीं की थ्योरी पर डिपेंड है और इनका साथ जो दिया है वो थॉमस आर डाई ने और येहेज़केल ड्रोर ने दिया है। येहेज़केल ड्रोर का नाम जो है आप कट कर सकते हो, वो आपके सिलेबस में आपने नहीं पढ़ा कभी, लेकिन थॉमस आर डाई और हर्बर्ट साइमन का नेम मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, हर्बर्ट साइमन ने ये वाली बात को सामने रखा, मतलब कि एक तरीके से उन्होंने ये वाली बात को सामने रखा कि भाई जो पॉलिसीज़ होती हैं वो तर्क के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमारे थॉमस डाई का कहना है कि सरकार को उन नीतियों का चयन करना चाहिए जो निवेश लागत से अधिक सामाजिक लाभ प्रदान करती हों। ठीक है, कि मतलब वो निवेश आउटपुट इनपुट से ज़्यादा गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को देखे जो हमारी जनता के लिए काम करती हो, काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है, उसके साथ साथ ये आ गया आपका एक डायग्राम, बहुत बढ़िया सा डायग्राम है, इसको पेपर में बना कर आना। अब एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हिंदी में ही बनाओ, इंग्लिश में भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में करेंगे ही। ठीक है, तो जो हमारे वो हैं हर्बर्ट साइमन और डाई, इन दोनों ने मिलकर ये वाली बात को सामने रखा। क्या करा इन्होंने, मूल्यों और तत्वों को हमारे अलग कर दिया। ठीक है, और उन मूल्यों और तत्वों से एक न्यू साइंटिफिक थ्योरी बनाकर तर्क संगत के आधार पर पब्लिक पॉलिसी को समझाने की कोशिश कर दी है। उनके विचार में दक्षता केवल मौद्रिक शर्तों पर मापने योग्य नहीं होती है, बल्कि इसमें राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मूल्यों की जो उपलब्धि है और बलिदान है उसकी गणना भी शामिल होती रहती है। ठीक है, इस मॉडल में तथ्य और सूचनाओं के रूप में तार्किक प्रमाणों पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, मॉडल के अंदर जो हमारी वैल्यूज़ एंड फैक्ट्स हैं उनको मिलाने के बाद तर्क पर, डिसीजन पर जो है हमारे वो रिज़ल्ट निकाले जाते हैं। और हर्बर्ट साइमन ने जो बोला है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि उन्होंने हमारे मूल्यों को और तथ्यों को, फैक्ट्स एंड वैल्यूज़ को मिलाकर एक ऐसी न्यू साइंटिफिक थ्योरी बनाई जिससे उन्होंने तर्क संगत थ्योरी बना दी। ठीक है, वे पूर्ण तर्क संगत तरीके से कार्य करने के लिए व्यक्ति और संगठनों की सीमाओं पर बल देते हुए सीमित तार्किकता की अवधारणा को समान रखते हैं। अब तर्क संगत निर्माण मॉडल के अलग अलग चरण क्या है। सबसे पहला है समस्या का निर्धारण या पहचान करना। दूसरा है शामिल हितधारक जैसे तत्व और उनकी आवश्यकता वगैरह, प्रासंगिकता और तथ्यों को मापकर निर्णय के मानदंड को स्थापित करना। तीसरा है विभिन्न सूचनाओं को उनके प्रासंगिक महत्व, रेलेवेंट वैल्यूज़ जो है वो देना है, रेलेवेंट इम्पॉर्टेंस। ठीक है, चौथा है उपलब्ध सभी नीति विकल्पों की खोज करना। पांचवा है व्यवहार्यता, संभावित परिणाम आदि जैसे विभिन्न मापदंडों पर सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना। ठीक है, छठा है प्रत्येक नीति विकल्प के लागत लाभ अनुपात की गणना करना। सातवां है सबसे उपयुक्त व कुशल नीति विकल्प का चयन करना। आठवां और नवां है नीति का निर्णय का कार्यान्वयन, देन उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करना। मतलब बिल्कुल जो आपका फर्स्ट वाला टॉपिक था, प्रक्रिया वाला, प्रोसेस वाला, सेम वैसा ही ये भी है। निर्णय लेने के तर्क संगत मॉडल की मान्यताएं। ठीक है, ये मॉडल मानता है कि लोग विभिन्न नीति विकल्पों के बीच लागत को कम करने और लाभों को अधिकतम करने का आश्वासन देकर सबसे अच्छा विकल्प चुनता है। तो ये मॉडल कुछ मान्यताओं पर आधारित है। सबसे पहला, निर्णय लेने वाले को जनता की समस्या और मूल्यता के बारे में पता हो, उनके पास नीति विकल्पों के लागत लाभ विश्लेषण को मापने के तरीके हों, निर्णयकर्ताओं के पास आंकड़ों को संसाधित करने और दूसरों के विरुद्ध सभी संभावित संयोजनों को इवैल्यूएशन करने का भी तरीका हो, और उनके पास सर्वोत्तम संभव विकल्प चुनने की तार्किक क्षमता हो। इसकी सीमाएं क्या हैं कि हर्बर्ट साइमन का तर्क है कि पूर्ण तर्क संगतता की स्थिति हमेशा संभव नहीं होती है। साइमन ने बोला कि तर्क संगत आर्थिक मॉडल मानता है कि प्रबंधक को स्पष्ट रूप से परिभाषित समस्या का सामना करना पड़ता है और वो सभी संभावित कार्यवाही विकल्पों और उनके परिणामों को भी जानता है और फिर सर्वोत्तम समाधान को चुन लेता है। ठीक है, आखिर इन्होंने बोला कि सीमित तार्किकता की उनकी अवधारणा इस बात की समग्र समझ को प्रदान करती है कि किस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं। साइमन का तर्क है कि निर्णय लेने वाले में बुनियादी संज्ञानात्मक क्षमता का अभाव होता है और कई अन्य सीमांत जैसे समय की या फिर कमी, सूचना की कमी, संगठनात्मक प्रक्रिया, इन सभी कारणों की वजह से निर्णय लेने वाले सर्वोत्तम निर्णय प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं। ऐसे मामलों में निर्णयकर्ता जो है वो अपनी
डिसीजंस के आधार पर ही ज़्यादा से ज़्यादा कार्यवाही के लिए तरीका बनाता है। अब आता है लक्ष्यों को पूरा करना। ठीक है, जो हमारा तर्क संगत आधार पर निर्णय लिए जाते हैं वो हमारे गोल्स को पूरा करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है सुरक्षित अनुकूलन, सिक्योरिंग ऑप्टिमाइजेशन होता है कि हमेशा से नीति जो है विश्व के अंदर रियलिटी के रूप में सामने रही है, तो कभी कभी जनता के हितों के लिए, समूह के लिए या फिर किसी भी एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। तो समस्या है जैसे पर्यावरण वाली है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ों को रखा जाता है कि मतलब उसके अंदर एक तरीके से निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय लेना ही क्या है यार, कि मतलब सीधी सी बात है ना, 2 डस्टबिन लगवा दिए, बात ख़त्म हो गई है। अब लोग जो हों, तुम खुद भी समझदार हो, उंगली पकड़ के थोड़ी चलाया जाएगा। तुम अपना कूड़ा जो है डस्टबिन में डालो, नीचे मत डालो। तर्कसंगत विकल्प और कार्यवाही की आवश्यकता के बीच संघर्ष जो है, एक समाज में सामाजिक मूल्यों के बीच कोई आम सहमति नहीं होती है। समूह हित कभी कभी परस्पर विरोधी होते हैं, जो नीति निर्माताओं के लिए सापेक्ष महत्व की तुलना को भी बहुत कठिन बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक व्यवहार्यता की दुविधा, डिलेमा ऑफ पॉलिटिकल फेसिबिलिटी। तो पॉलिटिकल व्यवहार्यता जो है ना हमारी, उसका मतलब ये आता है कि नीति निर्माताओं ने तर्क संगत निर्णय को अपनाने और लागू करने की संभावना को बता दिया और उसी के आधार पे हमारी पब्लिक पॉलिसी बनेगी। सिंपल। नेक्स्ट है लागत लाभ विश्लेषण में कठिनाइयाँ। ठीक है, लागत लाभ विश्लेषण में कठिनाइयाँ क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ऊपर आपने पढ़ा कि भाई ये बोला गया है कि लागत पे, निवेश पे, इन सब पर गवर्नमेंट इतना ध्यान ना देकर जनता पर ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है नौकरशाही की प्रकृति और पर्यावरण। नौकरशाही की प्रकृति और पर्यावरण पर भी डिसीजन मेकिंग होती है और इसके अंदर निर्णय लेने के लिए रेलेवेंट जानकारी को एनालाइज किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर उसको कोऑर्डिनेट कर कर हमारे तर्क संगत निर्णय के आधार पर रख दिया जाता है। तो हर्बर्ट साइमन का सीमित तार्किक का विचार संतुष्ट करने का सिद्धांत है, जो कि 2 शब्दों के संयोजन से बना है, संतुष्ट और पर्याप्त। ये यथार्थवादी दृष्टिकोण है, रियलिज्म वाला, जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तम है, अधिक उत्तम है और संतोषजनक है। ठीक है, फोर्थ है आपके वृद्धिशील मॉडल। वृद्धिशील मॉडल के अंदर क्या है कि मुख्य अधिवक्ता चार्ल्स ई लिंडब्लोम की पुस्तक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में चर्चा की गई। ये मॉडल तर्कसंगत निर्णय लेने के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए तर्क देता है कि लोक नीति केवल वृद्धिशील संशोधन के साथ पिछली सरकारी गतिविधियों की निरंतरता है। ठीक है, चार्ल्स के अनुसार नीति निर्माता समय की बाधाओं, विवेक और उनमें शामिल कीमतों पर चलते हैं। ठीक है, और ये नई नीतियाँ केवल पहली बार छोटे स्तर पर पेश की जाती हैं, जो बाद में गवर्नमेंट की तरफ से डेवलप की जाती हैं। तो मतलब बेसिक इन्होंने कहा कि तर्कों की कोई ज़रूरत नहीं है, तर्कों की मैं आलोचना करता हूँ। क्यों? क्योंकि नीति निर्माताओं को पिछली नीतियों की वैधता प्रदान करनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बाद में अनिश्चितता के कारण मौलिक रूप से नई नीतियाँ लाने की संभावना बनती है। लेकिन हमारे हर्बर्ट कहते हैं कि भाई तर्क होना चाहिए, जो पिछली चीज़ थी अगली चीज़ उसको भाड़ में डालो, सिर्फ और सिर्फ तर्क करो और उसके आधार पर ही नीति को बना लो। ये दृष्टिकोण नीति निर्माताओं ने आसानी से अपनाए गए सबसे लोकप्रिय दृष्टिकोणों में से एक है। किसी भी सामाजिक लक्ष्यों या मूल्यों पर सहमति के अभाव में सरकार के लिए विशिष्ट सामाजिक लक्ष्यों के लिए समग्र नीति नियोजन में संलग्न होने के बजाय मौजूदा कार्यक्रमों को जारी रखना बहुत ईजी है। तो अपने बाद के लेखन में चार्ल्स ने वृद्धिशील बहुलवादी अपने सिद्धांत की आलोचना को शामिल करते हुए इस बात को एक्सेप्ट करा कि बहुलवादी निर्णय लेने के आधार पर यह मॉडल शक्तिशाली व्यक्तियों और हित समूहों के लिए पक्षपाती है। उन्होंने अपने लेख स्टिल मॉडलिंग नॉट येट थ्रू 1979 में चार्ल्स बहुलवादी समाज में सत्ता हासिल करने की एक विधि के रूप में एनालाइज करते हैं वृद्धिवाद को और बताते हैं कि एक ही मामला बनता है। तो इस काम में उन्होंने वृद्धिशील विश्लेषण के 3 रूपों की चर्चा करी। पहला सिंपल, दूसरा स्ट्रेटेजिक एंड तीसरा हमारा डिसजॉइंटेड। सिंपल वाले में उन्होंने नीति विकल्पों पर चर्चा करी और नीति से मामूली रूप की भिन्नताएं भी निकाली। दूसरे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अंदर उन्होंने क्या करा कि नीति के विकल्पों को एनालाइज करके एक बेहतर तरीके से सामने उभारने में हेल्प करी। और डिसजॉइंटेड जो था हमारा, उसके अंदर उन्होंने समस्याओं के सरलीकरण की 6 विधियां बताई। पहला कि कुछ परिचित विकल्पों के लिए विश्लेषण को रोको। दूसरा, समस्याओं के अनुभवजन्य विश्लेषण के साथ मूल्यों को लक्ष्यों के साथ जोड़ो। तीसरा, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तुलना में समस्याओं को दूर कर दो।
और आपका चौथा है बोली और त्रुटि सीखना। पांचवा सीमित संख्या में विकल्पों का मूल्यांकन करना। और छठा है नीति निर्माण में कई प्रतिभागियों के लिए एनालाइज वाले काम करना। ठीक है। पांचवा हमारा मॉडल है समूह सिद्धांत, ग्रुप थ्योरी। समूह सिद्धांत लोक नीति को विभिन्न समूहों के हितों के बीच के संतुलन के रूप में देखता है। ये व्यक्तियों के सामान्य हितों से बने समूहों की प्रभावशाली भूमिका का लेखा जोखा देता है। अर्ल लैंथम कहते हैं जिसे लोक नीति कहा जा सकता है वह किसी भी क्षण में संघर्ष कर रहे इस समूह में संतुलन की भांति होती है और यह एक संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है जिसे विरोधी गुट या समूह लगातार अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है। सो इसका जो ये मॉडल दे रखा है पांचवे वाले हमारे मॉडल का, इसका डायग्राम बना लेना पेपर में। बहुत ईजी सा डायग्राम है, 2 सर्कल 3 सर्कल 1 लाइन और आपके 2 ट्राइंगल। ठीक है। खैर कहने में इतना आसान है लेकिन बनाने में भी होगा। तो समूह की भूमिका पर बल देते हुए सिद्धांत विचारों और संस्थाओं की भूमिका और लोक नीति निर्माण में सार्वजनिक अधिकारियों की स्वतंत्र भूमिका को कम करके आंकता है। ठीक है। छठा है आपका कुलीन मॉडल या अभिजात मॉडल, एलाइट मॉडल। ये जो मॉडल है बेसिक आम जनता के विपरीत कुछ व्यक्तियों के महत्व और प्रभाव पर प्रकाश डालता है। कुछ की ही शक्ति विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। ठीक है। तो विल्फ्रेडो पैरेटो ने 2 प्रकार के अभिजात वर्ग को बौद्धिक श्रेष्ठता पर रखा, शासकीय और अशासकीय। इसी तरह से गैटानो मॉस्का का कहना है कि उनकी बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं के कारण संगठित अल्पसंख्यक राजनीतिक वर्ग बनते हैं जबकि बहुसंख्यक असंगठित होते हैं। रॉबर्ट मिशेल इस तथ्य पर भी प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि सभी सामाजिक व राजनीतिक संगठन कुछ व्यक्तियों द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है। सबका अलग अलग मानना कहना है। तो इसी के साथ लोक नीति निर्माण के संबंध में अभिजात सिद्धांत लोक नीतियों को बनाने में शासक अभिजात वर्ग के महत्व पर बहुत ज़्यादा प्रकाश डालता है। पब्लिक पॉलिसी शासकीय अभिजात वर्ग के हितों, प्राथमिकताओं और मूल्यों को भी दर्शाती है जिन्हें नौकरशाहों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। तो पब्लिक पॉलिसी जनता के लिए बनाई गई है लेकिन जो पॉलिसी की मेकिंग होती है वो जनता के बहुत सीमित या कोई प्रभाव नहीं रखती है। मतलब या तो बहुत सीमित होगी, उससे बहुत रिलेट करेगी या फिर कोई भी उसमें प्रभाव नहीं रखेगी। ठीक है। लोक नीति अभिजात मूल्यों को दर्शाती है, अभिजात वर्ग की सेवा करती है और ये अभिजात वर्ग का उत्पाद भी है। ये रहा बेसिक छोटा सा प्यारा सा एक मॉडल। ठीक है। इस मॉडल को भी पेपर में ड्रॉ कर लेना। अब आते हैं थॉमस डाई ने अभिजात सिद्धांत के लिए क्या तर्क दिए। पहला तो नीति निर्माण के संबंध में जनता का बहुत प्रभाव सीमित है। ठीक है। दूसरा अभिजात वर्ग की शक्ति मुख्य रूप से उनकी शेष सामाजिक आर्थिक स्थिति से प्राप्त होती है। और तीसरा अभिजात वर्ग स्थिर नहीं है, गैर अभिजात वर्ग है। मुताबिक अभिजात वर्ग की स्थिति में निरंतर लेकिन धीमी गति से परिवर्तन होते रहते हैं। और चौथा जनता की मांग के बजाय अभिजात वर्ग की प्राथमिकता लोक नीतियों का आधार है। सातवां है हमारा सिस्टम मॉडल, व्यवसाय प्रणाली मॉडल या फिर प्रणाली मॉडल। तो भाई सिस्टम मॉडल में डेविड ईस्टन का नाम सामने आता है जिन्होंने इस मॉडल को पब्लिक पॉलिसी की प्रक्रिया में लागू किया। पब्लिक पॉलिसी को पर्यावरण से आने वाली मांगों के लिए पॉलिटिकल सिस्टम के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में समाज में परस्पर संबंधित संस्थाएं और गतिविधियां भी होती हैं तो जो समाज में बाध्यकारी निर्णय लेती हैं। तो इनमें मांगों और समर्थन प्रवाह को राजनीतिक व्यवस्था के निवेश के रूप में माना जाता है। मतलब सीधी बात है कि व्यवस्था मॉडल, सिस्टम मॉडल के अंदर पब्लिक पॉलिसी को सिस्टम के रूप में रखा जाता है। खेल सिद्धांत, गेम थ्योरी जो है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का खेल सिद्धांत एक से अधिक खिलाड़ियों की परस्पर निर्भरता की स्थितियों के निर्णय लेने के बारे में है। ठीक है। प्रत्येक खिलाड़ी के अपने लक्ष्य और हित होते हैं जो दूसरों के लक्ष्यों के साथ परस्पर विरोधी हो सकते हैं, लेकिन एक का निर्णय या कार्य दूसरे को प्रभावित करता है और इस स्थिति में खेल यह है कि किसी के अधिकतम उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए खेल सिद्धांत को युद्ध और शांति की स्थितियों, परमाणु हथियारों के उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, UN में सौदेबाजी और अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थितियों की विविधता पर लागू किया जा सकता है। 9 है आपका नॉर्मेटिव मॉडल, मानकीय वाला। तो इसमें यह है जेकेल ड्रॉर जो है उन्होंने मानक इष्टतम मॉडल को आगे रखा और उसको प्रस्तुत किया। जैसे कि नाम से पता चलता है ये मॉडल विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय लेने को मजबूत करने के लिए एक सर्वोत्तम तरीके का डेवलपमेंट करता है। ठीक है। मतलब एक मानकीय तरीका, नॉर्मेटिव, कि बिल्कुल एक परफेक्ट चीज़ जो होती है ना वो चीज़ ये करता है हमारा। इस मॉडल की विशेषता
विशेषता, ये मॉडल गुणात्मक है, इसमें तर्क संगत अतिरिक्त तर्क संगत तथ्य शामिल है, ये मॉडल मेटा पॉलिसी बनाने से संबंधित है, ये फीडबैक देने में भी अलग अलग अपनी हेल्प करता है। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारी यहाँ पर फिनिश है। इस मॉडल में 18 चरण होते हैं जो मोटे तौर पर 3 भागों में बटे होते हैं। मेटा नीति निर्माण चरण, उत्तर नीति निर्माण चरण। ठीक है, तो मेटा नीति निर्माण के अंदर इन्होंने ये 7 चीज़ें दी हैं, नीति निर्माण के अंदर आगे की चीज़ें, और उत्तर नीति निर्माण के अंदर ये 18 चीज़ें पूरी कंप्लीट कर दी गई हैं। सो आप अपनी PDF के अकॉर्डिंग एक बार इसको पढ़ लेना, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई घूमी फिरी बात नहीं दे रखी है। तो आपके 9 के 9 मॉडल्स कंप्लीट हो गए। अब बात आती है निष्कर्ष की। तो उपरोक्त उल्लेख में विभिन्न मॉडलों की चर्चा से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रत्येक मॉडल के अपने लाभ और हानि होती है। बाकी जो है निष्कर्ष आप एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निष्कर्ष तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कैसे लिखा जाता है कैसे नहीं, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अब ये वाली चीज़ कि लोक नीति को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन है। लोक नीति से आप क्या समझते हैं? नीति विशेषता। लोक नीति के प्रकारों को विस्तार पूर्वक लिखिए, लोक नीति के विभिन्न मॉडल लिखिए, उसकी आलोचना कीजिए, और प्रशासन में लोक नीति के विभिन्न मॉडलों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। अब बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि मैम पब्लिक पॉलिसी के मॉडल्स लिखने हैं और उसकी आलोचना करनी है, तो इसके अंदर क्या लिखा जाएगा? देखो, मॉडल्स लिखने के बाद आप आलोचना लिखो, क्योंकि इसके अंदर तो किसी एक फिलोसोफर का नेम मेंशन किया गई नहीं है आलोचना में, तो आप आलोचना अपने पास से लिखो कि हाँ कौन सा मॉडल आपको किस प्रकार कैसा लगता है, तो उसी के आधार पर आपकी आलोचनाएं लिखी जाएंगी। ओके स्टूडेंट, होप सो आप लोगों के डाउट्स अब नहीं हो। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।